नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 16 सितंबर शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया। उसी कार्यक्रम का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान एक साथ 2 फीते लगाए गए थे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। दोनों फीते को काटने के लिए 2 कैंची की व्यवस्था की गई थी। एक फीता ऊपर था जबकि दूसरा फीता नीचे था। ऊपर वाले फीते को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने काटा, जबकि नीचे वाले फीते को सीएम नीतीश कुमार ने काटा। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक कार्यक्रम में उद्घाटन के लिए 2 फीते लगाए गए और फीते को अलग अलग नेताओं ने काटा हो। दोनों नेताओं के अलग अलग फीता काटने पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। तो फीता काटने को लेकर अब तक जो परंपरा है उसके मुताबिक एक कार्यक्रम के लिए एक ही फीता होता है, यानी कि एक ही फीता लगाया जाता है। कार्यक्रम में एक ही कैंची की व्यवस्था की जाती है। कोई एक ही नेता फीते को काटता है। अलग अलग फीता काटने की परंपरा नहीं है। कोइलवर में अलग अलग फीते काटे गए। सीएम और डिप्टी सीएम ने अलग अलग फीते को काटा और इसीलिए इसे लेकर बीजेपी अब हमलावर है। तो फीता काटने के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा है, तो कांग्रेस और आरजेडी ने इसे लेकर पलटवार किया। सुपर मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने काटा और कार्यपालक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नीचे का फीता काटा। बड़ा दल बड़ा फीता काटा, छोटे दल औकात में अपना छोटा फीता काटा। इस डबल उद्घाटन सरकारी कर्मचारी भी समझ गए कि किसका कितना औकात है, इसलिए शासन प्रशासन बेलगाम चल रही है बिहार में। अस्पताल में मानसिक आरोग्य अस्पताल जो कोइलवर में खुला, उसके उद्घाटन समारोह में किसने फीता काटा, 2 फीता क्यों लगे थे, ये राजनीति का विषय नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी नेताओं का बिहार में सत्ता जाने के बाद से मानसिक संतुलन बिगड़ा है, तो अब तो इलाज की व्यवस्था भी कोइलवर में हो गई है। मानसिक बीमारी का इलाज कोइलवर अस्पताल में बेहतर सुविधा है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री भी हैं और उस उद्घाटन समारोह में वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरह शिरकत कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी का विभाग उस पूरे उद्घाटन का होस्ट था, आयोजन करता था और माननीय मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे, तो ये प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। दूसरी बात, ये तो महागठबंधन की खूबसूरती है कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री अपने साथ काम करने वाले मंत्रियों को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं, तो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों में जेडीयू को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। झटका किसी और से नहीं बल्कि बीजेपी से ही लग रहा है। ताजा खबर यह कि दादर एवं नागर हवेली में जेडीयू की पूरी इकाई बीजेपी में अब उसका इकाई का विलय हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जेडीयू नेताओं ने कमल का दामन थाम लिया। इसे जेडीयू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश एक तरफ दूसरी पार्टियों के लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग उनसे अलग हो रहे हैं, छिटक रहे हैं। पूर्ण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसी के साथ साथ 17 में से 15 जेडीयू के जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और आज दादरा नगर हवेली में जेडीयू का नामो निशान बाकी नहीं रहा है। जब
इन लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, मोदी जी के साथ चलते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगा जाता है, और उसके बाद सत्ता के लिए जो भ्रष्ट है, जो परिवारवादी है, ऐसे लोगों का हाथ थामकर फिर विश्वासघात करके निकल जाते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर उनका बड़ा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज हम जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसका मेन कारण था कि नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें हमें अड़चन हो रही थी, हमें वहां से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, और जो उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा उससे हम सब सदस्य काफी नाखुश थे। उसी के लिए हमने आज ये निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो एक महीने के अंदर ये तीसरी बार है जब बीजेपी ने जेडीयू को जोर का झटका दिया है। दादरा एवं नागर हवेली में जेडीयू को झटका लगा। जेडीयू की पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो चुकी है। एक सप्ताह पहले दमन दीव में जेडीयू को यह झटका लगा था। 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2 सितंबर को मणिपुर में जेडीयू को झटका लगा, जिसमें 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उस वक्त पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी, और उससे पहले अरुणाचल में जेडीयू को झटका लगा था, जहां पार्टी के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में अरुणाचल विधानसभा चुनाव में जदयू ने 7 विधायक उसके चुने गए थे। 2020 में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, और एक के बाद एक लगातार जेडीयू को ये झटके लग रहे हैं, और झटका उन्हें देने वाला कोई और नहीं, खुद बीजेपी है। सियासत की बड़ी खबर इस वक्त, जहां सीमांचल में रैली करेगा महागठबंधन की तरफ से सीमांचल में भी रैली की जाएगी। अमित शाह के दौरे के बाद ये रैली महागठबंधन की तरफ से भी होगी, जिसमें पूर्णिया, किशनगंज में महागठबंधन की तरफ से ये रैली होने वाली है। कटिहार में भी महागठबंधन की ये रैली होगी। ललन सिंह के आग्रह पर तेजस्वी इसे लेकर रजामंद हुए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए महागठबंधन की तरफ से ये रैली की जाएगी। उनको 23 तारीख को रैली करने दीजिए, और 23 तारीख के बाद पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन का संयुक्त रैली करिए, सांप्रदायिक सद्भाव रैली आयोजित करिए। तो इससे पहले ललन सिंह ने अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और यह आरोप लगाया कि अमित शाह धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर सीमांचल आ रहे हैं। देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर देश में चर्चा नहीं शुरू हो जाए, इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं, इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहां धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहां लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। तो सीमांचल में अमित शाह के दौरे पर जेडीयू ने अपनी आपत्ति जाहिर की है, तो इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी एमएलसी दिलीप जायसवाल ने कहा कि ललन सिंह को पता नहीं है कि सीमांचल में आपसी भाईचारा और प्रेम का माहौल है, और अमित शाह सीमांचल में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस इलाका में अमित शाह जी आ रहे हैं, पूर्णिया में, इधर 11 लोकसभा है। अगर आप मुंगेर, खगड़िया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और उसके बाद मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, 11 लोकसभा इसी तरफ है जिधर वो अमित शाह जी आ रहे हैं।
सिर्फ एक लोकसभा अररिया हम लड़े थे और अररिया लोकसभा में प्रदीप सिंह हमारे सांसद जीते थे। तो ये अमन चैन बिगाड़ने का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, अमित शाह जी अपने कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करने आ रहे हैं। और बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार के मामले की आज दानापुर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि इस मामले से जुड़े न्यायाधीश आज छुट्टी से लौटने वाले हैं। आपको बताते चलें कि यह मामला 19 सितंबर तक टला था। आज इस पर सुनवाई हो सकती है। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद से फरार हैं, तो आज यह सुनवाई हो सकती है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री पर सुनवाई आज संभव है। दानापुर से यह बड़ी खबर, इसे लेकर आज यह सुनवाई होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कार्तिक कुमार पर यह सुनवाई जो है, आज यह सुनवाई संभव मानी जा रही है। और हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, जो दानापुर कोर्ट के जज थे जिनके यहाँ सुनवाई होनी थी, वो छुट्टी पे गए हुए थे। इस वजह से जो है आज जो है आने की जानकारी मिली है। उसके बाद जो है आज इस पे जो है अपना जो है जजमेंट देंगे। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि नॉन अवेलेबल वारंट भी निकल सकता है और इस मामले में जो आज एक तारीख भी हो सकता है कि तय हो कि आगे का समय मिले। लेकिन अभी तक जो है कार्तिकेय कुमार जो है वो अभी जो पूर्व मंत्री हैं वो अभी फरार बताए जाते हैं और पुलिस जो है आज नॉन अवेलेबल वारंट जो कोर्ट इशू करेगा उससे लेने के फिराक में है। और अमरजीत, सुनवाई के लिए कोई वक्त निर्धारित किया गया, समय की कोई जानकारी? देखिए, अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई समय के बाद गया है, लेकिन आज का तय है कि आज जो है 19 तारीख तक जो है उनका जो है समय मिला था और आज अंतिम दिन है। और आज ही जो है उस मामले में जो है सुनवाई भी होगी कि उस मामले में जो है वारंट निकलता है या फिर जो है दूसरा कोई मामला होगा। लेकिन एक चीज और भी बातें सामने आई है, हाई कोर्ट में उन्होंने जो है पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार ने अपना जो है बेल भी फाइल किया है और वो बेल अगर मिल जाता है तो फिर यहाँ से उसकी जो है कार्रवाई होगी। और उसी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। अमरजीत शर्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, अंबेडकर हॉस्टल स्थानीय लोगों में झड़प हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई झड़प के बीच फायरिंग की भी खबर मिल रही है। 3 लोगों को गोली लगी है, घायलों का पीएमसीएच में इस वक्त इलाज चल रहा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की घटना, जहां देर रात ये झड़प हुई, 3 लोगों को गोली लगने की भी बात सामने आती हुई। झड़प के बीच फायरिंग की खबर भी मिल रही है कि यहां झड़प भी हुई और फायरिंग भी की गई है जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। और फिलहाल सभी घायलों का पीएमसीएच में इलाज जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है और स्थानीय लोगों के बीच छात्र और स्थानीय लोग आपस में उलझते हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ झड़प तक नहीं रहता है, इस दौरान फायरिंग तक होती है। अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों से झड़प की ये घटना इस वक्त सामने, और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर हॉस्टल के छात्रों से स्थानीय लोगों की झड़प देखने को मिली है। एक बार फिर से घटना सामने, जहां पर गोलीबारी की भी बात सामने आती हुई। 3 लोगों को गोली लगने की बात कही जा रही है, जिन्हें फिलहाल पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों के साथ स्थानीय लोगों की झड़प, बार बार इस तरह की घटनाओं का सामने आना और उसके बाद पुलिस की तरफ से उस वक्त कार्रवाई करके उससे टाल दिया जाना, स्थायी समाधान आखिर कब, और इस झड़प के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, इस मामले में तो फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई भी नहीं की, लिहाजा दोनों पक्ष के साथ आपस में घिर गए और फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। और हालांकि एसएसपी मालवीय सिंह ढिल्ले से जो मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि गोली का छर्रा लगा, लेकिन एक छात्र को गोली फंसी हुई अभी भी उसके बॉडी में और पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। दरअसल स्थानीय दुकानदारों से पहले झड़प हुई थी और उसके बाद पथराव भी हुआ जमकर। देर रात की घटना, पटना सिटी का ये इलाका है, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र पर है।
पुलिस फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकी सिचुएशन को, लिहाजा विवाद जो है बढ़ गया, जो झड़प में तब्दील हो गया। उसके बाद सभी स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पूरे ताजपुर जो अम्बेडकर हॉस्टल और आसपास का इलाका है उसको पुलिस छावनी में कन्वर्ट किया गया है। अभी भी कई अधिकारी और जवान वहाँ तैनात हैं। संजय, क्या इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो गोलीबारी की गई वो क्या हॉस्टल के छात्रों की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी से मेरी बात हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से पथराव हुआ है, दोनों तरफ से मारपीट हुई है। तो दोनों तरफ से एफआईआर जो है वो लॉन्च करवाया जाएगा, ऐसा एसएसपी का कहना है। प्रक्रिया चल रही है एफआईआर लॉन्च करवाने की। ये और ज्यादा चिंता का विषय इसलिए भी बन जाता है संजय, क्योंकि हॉस्टल में हथियारों के रखने की बात, बम मिलने की बात कई बार सामने आती रही है और उसे लेकर बार बार छापेमारी भी की जाती है, लेकिन एक बार फिर से घटना आती है, वहां पर फिर बंदूक का इस्तेमाल, छर्रा सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, ये तो चिंता की बात है ही, और कई बार पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी इस तरह की बात देखने को मिली है और दोनों पक्ष दोषी हैं, दोनों तरफ से फायरिंग की गई है, यानी दोनों तरफ से, यानी स्थानीय दुकानदार और जो लोग हैं वो भी इलीगल आर्म्स यूज कर रहे हैं और हॉस्टल के लोग भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा पुलिस के लिए चुनौती की कैसे इस सिचुएशन को टैकल करे पटना पुलिस। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो बस अब अपराधी नहीं, आम लोग से लेकर स्टूडेंट भी हथियारों के साथ छोटी छोटी बात पर उसका इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और देखिए झड़प, और उस झड़प में गोलीबारी की घटना में 3 लोगों को गोली लगी है, जिनका इस वक्त पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। आरा से एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में आरजेडी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर मुक्का बरसाते दिख रहे हैं। आरोप है कि जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में ही भिड़ जाते हैं और देखते ही देखते कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले तो कॉलर पकड़कर बदतमीजी हुई और फिर एक दूसरे पर दे दनादन मुक्कों की बरसात शुरू हो गई। ये वो तस्वीर है शहर के प्राइवेट रिसोर्ट की, ये तस्वीर जहां पर एक दूसरे पर देखिए कैसे जमकर मुक्के बरसाए जा रहे हैं। और अब बात वैशाली की, जहां बेगूसराय जैसा गोलीकांड सामने आया है। बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाई है। फायरिंग की घटना मरई रोड पर हुई और फायरिंग कर अपराधी पासवान चौक की तरफ भाग निकले। आपको टीवी स्क्रीन पर हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। 13 सितंबर को बेगूसराय में अपराधियों ने 30 किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली 11 लोगों को गोली लगती है, एक शख्स की जान चली जाती। इस कांड में 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे घटनाक्रम के उद्भेदन का दावा कर दिया गया। वहीं इस तरफ रविवार की तस्वीर, जहां वैशाली में अपराधियों ने फायरिंग की, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो फायरिंग कर कैसे दहशत फैलाई जाती है। चोरी चल गए। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? 2 आदमी। किधर से आ रहे थे? इधर वो पासवान चौक की चोरी से आ रहे। कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 3 राउंड। फायरिंग करने के बाद यहाँ पे किस तरीके के माहौल था? कुछ नहीं, शोरगुल हुआ, लोग आया यहाँ देखना किया, थाना भी आया है, नगर थाना से सूचना मिली थी कि यहाँ फायर कोई किया है जी। मोटरसाइकिल से आए थे, गोली वहाँ गिरा हुआ था जी। और फिर खोखा, और फिर कुछ देर के बाद ये लोग खोजे तो देख करके गए तो खोखा नहीं था, और फिर आए ना वहाँ और खोखा आगे में लोग को मिला तो फिर आके दोबारा ही लिया खोखा। तो देखिए घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और एक जैसी ही घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस कितनी सजग है, कितनी सावधान है, उसका एक नमूना आप इन घटनाओं को तौर पर देख सकते हैं। जहां पर बेगूसराय की घटना से पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। इस घटना को भी अंजाम देने के बाद वैशाली में अपराधी फरार हो जाते हैं और अब तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा